हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है दैट वी आर डूइंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एंड जिसके अंदर हम ऑलरेडी अपने काफ़ी सारे सेक्शंस कवर कर चुके हैं। एंड एक हम इसके अंदर ऑलरेडी रूल पढ़ चुके हैं, दैट इज़ रूल अगेंस्ट परपेचुटी। बट आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के बारे में, दैट इज़ सेक्शन 35। बेसिकली एक मोटा माटी आपको मैं बात बता देती हूँ कि जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, ये डॉक्ट्रिन मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी अप्लाई होता है और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी अप्लाई होता है। ये अब मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, हर एक चीज़ बाइफरकेट करते हुए, ताकि आपको जब एग्जाम के अंदर आप पढ़ें तो आपके मन में कोई डाउट ना आए कि क्या ये चीज़ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पे भी काउंट होगी, क्या ये मूवेबल पे भी काउंट हो सकती है। मूवेबल इमूवेबल क्या होते हैं वो हम अपने ऑलरेडी डेफिनेशंस वाले पार्ट के अंदर डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मैं इम्प्लाइड करके चलूँगी कि आप वो सारे वीडियोस देख कर आ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप दोबारा से देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे पुराने वाले। आज के इस टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के बारे में। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बेसिकली जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ में इलेक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट्स के थ्रू इलेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम है, जैसे नाम से पता चल रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट करने की पावर है हमारे पास। किसके पास वो पावर है और कैसे इलेक्ट करना है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। आई होप कि आप सभी अपने घर पे प्यार से होंगे, अच्छे से होंगे, खुश होंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, एक आपको इस डॉक्ट्रिन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, दैट इज़ द रूल व्हिच इज़ गिवन इन क्वाड्रिंगटन वर्सेस क्वाड्रिंगटन केस। इन दिस केस उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, दैट ही हु एक्सेप्ट्स अ बेनिफिट अंडर एन इंस्ट्रूमेंट मस्ट ऑल्सो बियर इट्स बर्डन। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है, जो हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो भी जिसके थ्रू कोई भी ट्रांसफर्स हो रही हैं, ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। कहते हैं कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर कोई भी पर्सन उसके बेनिफिट्स को गेन कर रहा है, तो कॉन्सिक्यूटिवली उसको उसके साथ साथ बेनिफिट्स के साथ साथ उसे बर्डन भी झेलना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ आप किसी प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हैं अपने नाम पर, और उस प्रॉपर्टी में से जितने भी आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो आप लेते रहें, लेकिन आप कहते हैं कि इसकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो मैं नहीं एक्सेप्ट करता। तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते। ये क्वाड्रिंगटन वर्सेस क्वाड्रिंगटन के केस में उन्होंने कहा कि जो भी पर्सन एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बेनिफिट्स एक्सेप्ट करेगा, उसी के साथ साथ उसको बर्डन भी बियर करना पड़ेगा। तो ये तो एक कॉमन रूल है, एक जनरल रूल है, और अगर हम अपने कॉमन सेंस का यूज़ करें तो ये भी एक बहुत ही कॉमनली हम जनरली भी हम ये चीज़ सही ही मानते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक कोर रूल क्या कहता है, दैट अ पर्सन कैन नॉट साइमल्टेनियसली एब्रोगेट एंड रेप्रोबेट द सेम इंस्ट्रूमेंट। अब ये दोनों टर्म्स को अपने एग्जाम्स के अंदर लिखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एप्रोबेट और रेप्रोबेट का मतलब क्या होता है? एप्रोबेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, एंड रेप्रोबेट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिसेंट करना, ठीक है। अब यही टर्म्स आपके बार बार इसे इलेक्शन के अंदर, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के अंदर बार बार आएंगे, डिसेंट करना, एक्सेप्ट करना, या एप्रोबेट या रेप्रोबेट करना। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए यहाँ पर। उन्होंने क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि एक पर्सन साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स कि सेम टाइम पर कोई भी पर्सन किसी भी डॉक्यूमेंट को उसके साइमल्टेनियसली एप्रोबेट या फिर रेप्रोबेट नहीं कर सकता। पर्सन कैन नॉट साइमल्टेनियसली एप्रोबेट एंड रेप्रोबेट द सेम इंस्ट्रूमेंट। कि वो ऐसा नहीं कह सकता मैं सिर्फ बेनिफिट्स ले लेता हूँ, बेनिफिट्स को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन इसके जितनी भी लाइबिलिटीज बनती हैं या जो भी बर्डन है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। तो ये चीज़ वो नहीं कह सकता। मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर या तो उसको सारे की सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, यानी कि या तो उसको राइट्स भी लेने पड़ेंगे, लाइबिलिटीज भी लेने पड़ेंगे उस प्रॉपर्टी में से, या तो फिर वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दे उस डॉक्यूमेंट को, उस ट्रांसफर को, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकते कि हाफ इंस्ट्रूमेंट जिससे उसको प्रॉफिट हो रहा है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन बाकी की चीज़ जिसके ऊपर बर्डन है प्रॉपर्टी के ऊपर, उस चीज़ को मैं डिसेंट कर देता हूँ। तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि एक पर्सन साइमल्टेनियसली एप्रोबेट और रेप्रोबेट नहीं कर सकता एक सेम इंस्ट्रूमेंट के। This doctrine ensures fairness, maintains the moral consistency, and prevents the unjust enrichment. नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सेक्शन 35। सेक्शन 35 हमारा कहता है, इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ तो ये, दैट द पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी दैट ही हैज़ नो राइट टू ट्रांसफर। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ पहले आपको, ताकि आपको जब मैं ये चीज़ पढ़ाऊँ इन वर्ड्स में, जब हम इसको पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी एक 3 पर्सन है बेसिकली यहाँ पर। एक है ट्रांसफर, एक है ट्रांसफरी, और एक ऐसा पर्सन है जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी है, यानी कि वो प्रॉपर्टी का ऑनर है। तो बेसिकली इसमें 3 पार्टीज रहेंगी, एक तो ऑनर रहेगा, एक ट्रांसफर रहेगा और एक ट्रांसफरी रहेगा।
सो ऑनर है जो पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी है, और ट्रांसफरर एक वो पर्सन है जो कि मे बी ऑनर का कुछ लगता हो, कोई रिलेशन हो उसका ऑनर के साथ, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई एक्वेंटेंस हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी ए बाई जी कोई भी पर्सन हो सकता है। वो बेसिकली हो सकता है कि वो जानता ही ना उस पर्सन को, या कोई प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकता है। तो लाइक मतलब आप आइडिया समझ लीजिए यहाँ पर ये है। सो ऑनर एक पर्सन के पास एक प्रॉपर्टी है, बेसिकली एक लैंड है, और कोई भी एक रैंडमली पर्सन, एक ट्रांसफरर बेसिकली वो क्या करता है, किसी दूसरे पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा अभी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है। वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है उस प्रॉपर्टी को बेचने का। लाइक से फॉर एग्जाम्पल कि उस प्रॉपर्टी को क्या कहता है कि मैं तुम्हें मान लो कि प्रॉपर्टी एक्चुअल में 10 लाख रुपीज़ की है, ठीक है, लेकिन वो जो ट्रांसफर है किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहता है कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी 15 लाख के अंदर दिलवा दूंगा। ठीक है, अब वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ट्रांसफर और ट्रांसफरी, ठीक है, वो दोनों पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं उस प्रॉपर्टी के बारे में, जबकि जो ट्रांसफर है उसकी तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन की है। अब वो जो ट्रांसफर है वो उस ऑनर के पास जाएगा और ऑनर को बोलेगा कि मैं इस प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हें इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, बेनिफिट होगा 5 लाख रुपीज़ का। मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी की 10 लाख रुपीज़ है, मैं तुम्हें 15 लाख रुपीज़ दिलवा रहा हूँ किसी पर्सन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस पर्सन के साथ, ऑनर के साथ। अब यहाँ पर ऑनर को एक ऑप्शन दिया जाता है इलेक्ट करने का, जो कि हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, कि यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो उसने ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच में हुआ है वो तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक कि जो ये ऑनर है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। वो ये नहीं कह देता कि हाँ मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानता हूँ, मैं रेडी हूँ इस ट्रांसफर को करने के लिए। और ये चॉइस बेसिकली दिया जाता है, ये इलेक्ट करने का जो पावर है ये दिया जाता है ऑनर के पास। अब ऑनर की मर्जी है, वो चाहे तो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है और चाहे तो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को डिसेंट भी कर सकता है। अगर तो वो एक्सेप्ट करता है इस कॉन्ट्रैक्ट को तो उसको बेनिफिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर कोई भी उसको साथ में कोई बर्डन वगैरह भी है प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई और चीज़ भी है, तो उस चीज़ को भी उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और सेकंड उसके पास ऑप्शन आता है उसको रिजेक्ट करने का। वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कह सकता है कि नहीं मैं नहीं मानता, तुम पता नहीं कौन हो, तो मैंने तो कहा ही नहीं अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, तुम कैसे कॉन्ट्रैक्ट करके आ गए किसी और पर्सन के साथ। तो चाहे तो वो डिसेंट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो पर्सन है, जो ट्रांसफरी है, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर है बेसिकली। अब यहाँ पर क्या होगा कि या तो वो जो पर्सन है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा गया था ट्रांसफरी के साथ, राइट, अब या अगर तो उसने मान लो कि वो कॉन्ट्रैक्ट करा है कोई पैसे वगैरह देकर, कंसिडरेशन दे दिया, मान लो उसने 15 लाख रुपीज़ दे दिए थे मान लो ट्रांसफरी ने ट्रांसफर को, कि हाँ भाई मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ, इस प्रॉपर्टी का सेल करने के लिए, मतलब मैं पैसे दे देता हूँ। तो अगर तो उसने कोई कंसिडरेशन देकर कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो इन दैट केस वो जो पैसे हैं उसको रिटर्न करने पड़ेंगे ट्रांसफरी के पास, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ग्रेट्यूशियस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो इन दैट केस फिर वो क्या होगा उसकी प्रॉपर्टी के साथ, उसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं तो सारा क्रिस्प आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो उसको हम फिर आगे कवर कर लेंगे। सो आई होप कि आपको यहाँ से एक आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली यहाँ हम तीन पार्टीज की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर, ट्रांसफर और ऑनर के बारे में। सो यहाँ पर एक पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी दैट ही हैज नो राइट टू ट्रांसफर। अब आपको समझ आ रहा होगा, यानी कि उसका कोई राइट नहीं बनता उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, यानी कि ट्रांसफर है जिसका खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई राइट नहीं है उसका। एंड एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन कॉन्फर्स एनी बेनिफिट टू द ट्रू ऑनर। और ट्रू ऑनर को, यानी कि जो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल में मालिक है, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होना चाहिए यहाँ पे। अगर बेनिफिट नहीं हो रहा तो इन दैट केस डॉक्टर उसके पास ऑप्शन नहीं होगा इलेक्ट करने का, फिर ये डॉक्टर ऑफ इलेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, एसेंशियल है इसका, कि बेनिफिट होना चाहिए ट्रू ऑनर को। Then it comes the duty trigger, that is such owner must elect to confirm or dissent। फिर in that case उस पर्सन के पास जो ट्रू ऑनर है उसके पास ऑप्शन दिया जाएगा कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म भी कर सकता है और डिसेंट भी कर सकता है। तो ये इलेक्ट करने का ऑप्शन उसको दे दिया जाएगा ट्रू ऑनर के पास। सो दिस इज अबाउट सेक्शन 35 की। सेक्शन 35 के अंदर ये चीज़ दिया गया है। अब इसमें बेसिकली तीन कंडीशंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको। सो कंडीशन वन हमारा बेसिकली कहता है प्रोफेसिंग टू ट्रांसफर अनओन्ड प्रॉपर्टी। तो बेसिकली यहाँ पर कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो ये है कि वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की नहीं होनी चाहिए, किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो पर्सन एक्चुअल में ट्रांसफरर है, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसी और पर्सन के साथ, तो वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी अनओन्ड प्रॉपर्टी, राइट।
So Section 35 activates when a person professes or purports to transfer the property that they do not own. मतलब वो प्रोफेस कर रहा है, परपोर्ट कर रहा है, एक ऑफर दे रहा है बेसिकली वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, बट एक्चुअल में प्रॉपर्टी उसकी खुद की नहीं है. द ट्रांसफर इज इनहेरेंटली वॉइड अनलेस द रियल ओनर एक्सप्लिसिटली कंसेंट्स, कि जब तक वो रियल ओनर कंसेंट नहीं दे देता, एक्सेप्ट नहीं कर लेता इस ट्रांसफर को, तब तक के लिए वो जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो क्या कहलाया जाएगा, वॉइड माना जाएगा. वो जो ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है बेसिकली उसको हम वॉइड ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो प्रॉपर्टी उसकी है ही नहीं जिसके बारे में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, तो जब तक कि वो असेंट नहीं दे देता ट्रू ऑनर, तब तक के लिए उस प्रॉपर्टी को हम क्या मानेंगे, ट्रांसफर को क्या मानेंगे, वॉइड मानेंगे. So it is immaterial whether the transferor knew or did not knew that they lacked ownership. अब यहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि जिस पर्सन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो ट्रांसफरी है, उसको पता है इस बात का कि प्रॉपर्टी उसकी है या फिर नहीं है. भले ही उसको पता हो कि प्रॉपर्टी एक्चुअल में उसकी नहीं है या उसको ना भी पता हो, तो उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये चीज़ वैलिड मानी जाएगी. द रूल अप्लाइज इक्वली टू ऑनेस्ट मिस्टेक्स एंड इंटेंशनल एक्ट्स. भले ही उसने गलती से कॉन्ट्रैक्ट उसके उसके साथ कर लिया हो या फिर इंटेंशनली उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा हो, तो उस चीज़ से कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब माना जाएगा जब ट्रू ऑनर उसको असेंट दे देगा, ट्रू ऑनर उसको एक्सेप्ट कर लेगा. नाउ सेकंड कंडीशन पर मूव ऑन करते हैं. सेकंड कंडीशन हमारा कहता है डायरेक्ट बेनिफिट कॉन्फर्ड ऑन द ट्रू ऑनर. सेकंड चीज यहाँ पर क्या आती है, पहली चीज तो ये कि ट्रांसफरर की प्रॉपर्टी खुद की नहीं होनी चाहिए, एंड सेकेंडली जिसकी प्रॉपर्टी वो खुद की है, जो ट्रू ऑनर है, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए. द टर्म ऑनर इज वाइडली इंटरप्रेटेड, इट इंक्लूड्स टू हैविंग एनीवन हैविंग अ वेस्टेड कंटिंजेंट और रिवर्शनरी इंटरेस्ट. यहाँ पर हम जिस पर्सन को ऑनर लेकर चल रहे हैं, हो सकता है कि उसकी वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी हो, वो प्रॉपर्टी वेस्टेड हो उसमें, या फिर हो सकता है कि फ्यूचर में उसके पास वो प्रॉपर्टी आने वाली हो, यानी कि कंटिंजेंट हो उसके पास, या फिर रिवर्शनरी इंटरेस्ट के थ्रू उसके पास प्रॉपर्टी हो. तो दैट डजंट मैटर. यहाँ पे जो टर्म ऑनर है उसको बहुत ही वाइडली इंटरप्रेट करा गया है. यहाँ पे सभी ऑनर, सभी टाइप्स के ऑनर्स को इंक्लूड करा गया है. द बेनिफिट ग्रांटेड मस्ट बी डायरेक्ट एंड इंटेंडेड एज कॉम्पनसेशन फॉर द प्रॉपर्टी ट्रांसफर. कि यहाँ पर जिस हम बेनिफिट की बात करें, वो बेनिफिट कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए एंड इंटेंडेड एज कॉम्पनसेशन फॉर द ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर, की प्रॉपर्टी के बदले में वो जो बेनिफिट है उसको मिल रहा हो, और ये एज अ कॉम्पनसेशन बेसिकली माना जाएगा. तो ये चीज़ यहाँ पे है. सो देयर इज अनदर एक फर्स्ट केस हमारा यहाँ पे आता है, वलियम्मा वर्सेस नागप्पा का केस. तो यहाँ पे हम केस लॉस भी साथ के साथ ही कवर करते हुए चलेंगे. बेसिकली हम इसके अंदर आई थिंक 4 to 5 केसेस करने वाले हैं. इससे पहले हमने कॉर्डिनेटेड वर्सेस कॉर्डिनेटेड का केस करा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस उन्होंने कही थी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा. सेकंड केस इज वलियम्मा वर्सेस नागप्पा का. सो इस केस के अंदर बेसिकली उन्होंने कहा देखो यहाँ पे हुआ क्या था, टेस्टेटर प्रपोज टू bequeath जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी टू द को-पार्टनर. एक टेस्टेटर है, ठीक है, टेस्टामेंट्स के थ्रू जैसे होते हैं, तो टेस्टेटर है, उसने क्या कहा कि मैं जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा. ठीक है, एक को पार्टनर था. अब आपने अगर फैमिली लॉ पढ़ा है तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि को पार्टनर्स बेसिकली जो है किसी भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर जिनके पास की प्रॉपर्टी आगे फ्यूचर में उनके पास ट्रांसफर होने वाली है, उनका राइट होता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ऑलरेडी उनका तो राइट है हिंदू लॉ के अंदर उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो कोई डायरेक्टली कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा ना उनको. तो इन दैट केस उन्होंने कहा कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तो उस को पार्टनर का ऑलरेडी इंटरेस्ट है ना उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर. तो बेनिफिट तो इंटेंशनल बेनिफिट, एक्चुअल डायरेक्ट बेनिफिट तो यहाँ पर कोई हो ही नहीं रहा उस पर्सन को. सो यहाँ पर हेल्ड करा गया था दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन डज नॉट अप्लाई हियर. सो कंडीशन सेकंड क्या है कि डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पे होना चाहिए ट्रू ऑनर के पास. Now let's move on towards the third condition, that is the inseparable सेम ट्रांजैक्शन. कि यहाँ पर हम जिस ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं कि एक पर्सन ने प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट करा किसी दूसरे पर्सन के साथ और ट्रू ऑनर को कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो ये सेम ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर होना चाहिए, सेम ही ट्रांजैक्शन के अंदर होना चाहिए. ऐसा नहीं कह सकते कि एक ट्रांसफ़र का कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में डिफरेंट हुआ है लेकिन बेनिफिट किसी और तरीके से हो रहा है उस पर्सन को, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. सेम ही इंस्ट्रूमेंट से, सेम ही ट्रांजैक्शन से उसको बेनिफिट होना चाहिए, यानी कि जिस प्रॉपर्टी की हम बात करें ट्रांसफ़र की, उसी प्रॉपर्टी के ऊपर ही उसको ट्रू ऑनर को बेनिफिट होना चाहिए. सो ट्रांसफर और बेनिफिट जो है ये दोनों सेम ही ट्रांजैक्शन से आना चाहिए. द ट्रांसफर एंड द बेनिफिट मस्ट अराइज फ्रॉम द एग्जैक्ट सेम ट्रांजैक्शन. दे आर लीगली इंटरडिपेंडेंट एंड इनसेपरेबल. इफ द ग्रांट्स आर इंडिपेंडेंट द रूल डज नॉट अप्लाई. अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट है दोनों ही चीज़ें, बेनिफिट अलग चीज़ से आ रहा है, ट्रांसफर अलग चीज़ से हो रहा है, अलग चीज़ का हो रहा है, तो इन दैट केस हम यहाँ पर इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई नहीं कर सकते. सो इसको हम एक केस के हेल्प से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा. सो देयर इज अ केस ऑफ मोहम्मद अफजल वर्सेस गुलाम कासिम. सो इस केस के अंदर बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने कैश अलाउंसेस दिए, यानी कि लोग थे, ठीक है, विलेज के, तो बेसिकली उन लोगों को गवर्नमेंट ने कैश अलाउंसेस दिए.
और विलेजेस जो थे उस लोगों को वो किसने दिए, नवाब्स ने दिए। अब यहाँ पे दो सोर्सेज हो गए ना डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि जो उनके पास कैश अलाउंस आ रहा है वो तो डिफरेंट ट्रांजेक्शन से आ रहा है, गवर्नमेंट से आ रहा है, लेकिन विलेजेस उनके पास कहाँ से आ रहे हैं, नवाब्स के थ्रू आ रहे हैं। तो ये दो डिफरेंट सोर्सेज हो गए, तो यहाँ पे सेम ट्रांजेक्शन के थ्रू उनको बेनिफिट नहीं हुआ। सो दे वर नॉट द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, देयरफॉर नो ड्यूटी टू इलेक्ट एडॉस। तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी उनकी ड्यूटी नहीं बनती इलेक्ट करने की। तो ये तीन कंडीशंस यहाँ पर बेसिकली फुलफिल होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि ऑनर के ऊपर जो हम कह रहे हैं कि ऑनर के पास राइट है कि वो इलेक्ट कर सकता है, लेकिन ऑनर के पास क्या क्या राइट्स हैं। एक तो वो कंफर्म भी कर सकता है और डिसेंट भी कर सकता है। देखो ऑनर के पास दो राइट्स हैं, ऑप्शन ए है कंफर्म करना एंड ऑप्शन बी है उसके पास में डिसेंट करना। अगर तो वो कंफर्म करता है दैट इट मीन्स कि वो उस सारे बेनिफिट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर उसके साथ क्या होगा कि उसकी प्रॉपर्टी उससे ट्रांसफर कर दी जाएगी ट्रांसफरी के पास, ठीक है। यानी कि अगर वो बेनिफिट्स के लिए एक्सेप्ट कर रहा है दैट इट मीन्स कि वो प्रॉपर्टी की ट्रांसफर के लिए भी अलाउ कर रहा है। तो ये ऐसा माना जाएगा। अगर मान लो कि ऑनर जो है वो कंफर्म करता है, देन इट मीन्स ही एक्सेप्ट्स द कॉन्फर्ड बेनिफिट, जिन भी बेनिफिट्स की बात हो रही है उसको एक्सेप्ट करता है एंड अलाउज द ट्रांसफर ऑफ देयर प्रॉपर्टी टू प्रोसीड, और वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए अपनी सहमति देता है। देन सेकंड ऑप्शन उसके पास आता है डिसेंट करने का, कि डिसेंट करने का मतलब क्या है कि वो बेनिफिट्स नहीं लेना चाहता और अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास ही रखना चाहता है। सो ही रिटेन्स देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, यानी कि वो चाहता है कि अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास ही रखे। तो अपने पास अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को रखना चाहता है दैट इट मीन्स कि वो बेनिफिट्स को क्या कर रहा है, रेलिंक्विश कर रहा है, बेनिफिट्स लेने से मना कर रहा है। तो ये दो चीज़ें और दो कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर अराइज हो गए। सो द इलेक्शन, अब यहाँ पर बेसिकली क्या एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट समझने वाली है कि अगर मान लो कि वो जो ट्रू ऑनर है वो दो कैपेसिटीज़ के अंदर एक्ट कर रहा है, मतलब एज अ गार्डियन भी एक्ट कर रहा है और एज एन इंडिविजुअल पर्सन भी एक्ट कर रहा है। तो डिफरेंट कैपेसिटीज़ के अंदर वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, डिफरेंटली इलेक्ट कर सकता है। द इलेक्शन मस्ट बी मेड बाय द सेम पर्सन इन द सेम कैपेसिटी, कि जो ट्रू ऑनर है वो सेम कैपेसिटी के अंदर रहकर ही इलेक्ट करने का उसके पास ऑप्शन होगा। लेकिन अगर वो डिफरेंट कैपेसिटीज के अंदर एक्ट करे तो इन दैट केस वो डिफरेंट रोल्स हर एक अपने कैपेसिटी के लिए डिफरेंट रोल्स वो प्ले कर सकता है, लाइक एज एन इंडिविजुअल और एज अ लीगल गार्जियन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द मोड ऑफ इलेक्शन। तो बेसिकली जो हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि ट्रू ऑनर के पास हमने चॉइस है कि वो इलेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है किसी भी जो भी ट्रांसफर हो रहा है उसको। अब अगर तो वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट करता है, तो उसका मोड क्या रहेगा। तो बेसिकली इसमें दो मोड्स आते हैं इलेक्ट करने के, एक्सप्रेस इलेक्शन एंड इम्प्लाइड इलेक्शन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, एक्सप्रेस इलेक्शन का मतलब क्या है कि उसने मुंह से खुद से बोल कर उसने एक्सेप्ट करा है कि मैं इस प्रॉपर्टी की ट्रांसफर को, इस जो भी आपने ट्रांसफर की बात करें उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अपना उसने कंसेंट दे दिया उसके लिए। इम्प्लाइड इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर वो अपने कंडक्ट के थ्रू शो कर रहा है अपने एक्सेप्टेंस को, यानी कि वो खुद उसने डायरेक्टली बोल कर नहीं कहा कि मैं इस ट्रांसफर को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उसके कंडक्ट, उसके एक्ट से पता चल रहा है कि वो इस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को मानता है, एक्सेप्ट करता है। तो देखो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो दो मोड्स ऑफ इलेक्शन यहाँ पर रहेंगे, एक्सप्रेस इलेक्शन एंड इम्प्लाइड इलेक्शन। एक्सप्रेस इलेक्शन का मतलब क्या है कि द ऑनर क्लियरली स्टेट्स देयर इंटेंशन इन वर्ड्स, अपने वर्ड्स के अंदर वो क्लियरली अपनी इंटेंशन को शो कर रहा है। तो ये अगर वो क्लियरली अपनी इंटेंशन को शो कर रहा है तो फाइनल और बाइंडिंग माना जाएगा। सेकंड उसके पास ऑप्शन हो सकता है इम्प्लाइड इलेक्शन का। इम्प्लाइड इलेक्शन दो तरीके से हो सकता है, टाइम के थ्रू और एक्शन के थ्रू। अगर तो मान लो कि 2 साल के लिए कॉन्टिन्यूसली वो बेनिफिट्स जो उस प्रॉपर्टी में से उसको हो रहे हैं उनको वो यूज कर रहा है प्रॉपर्टी में से बेनिफिट्स को, तो इन दैट केस मान लिया जाएगा बिना ये बताए, बिना ये एक्सप्रेस किए कि वो इस ट्रांसफर को डिसेंट करता है, बिना ये कहे कि, बिना ये एक्सप्रेस किए कि मैं इस ट्रांसफर को डिसेंट करता हूँ, और 2 साल के लिए कॉन्टिन्यूसली वो क्या कर रहा है, बेनिफिट्स अपने उस प्रॉपर्टी में से ले रहा है, बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहा है, बिना ये कहे कि मैं इसको डिसेंड करता हूँ, तो फिर वो ट्रांसफर क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने क्या कर दिया, इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर दिया है। लेकिन सेकंड इसके पास चॉइस हो सकता है, सेकंड इम्प्लाइड इलेक्शन हो सकता है एक्शंस के थ्रू, कि जहाँ पर कि उसने उन बेनिफिट्स को या तो पूरा कंज्यूम कर लिया या फिर आगे उसने उन बेनिफिट्स को कहीं सेल कर दिया उसने, या फिर कुछ भी और तरीके से यूज कर लिया उसने बेनिफिट्स को और इस पोजिशन पर ला के खड़ा कर दिया कि जहाँ पर उन बेनिफिट्स को वो चुका नहीं सकता। तो इन दैट केस भी हम कह सकते हैं कि उसका एक इम्प्लाइड इलेक्शन है। इम्प्लाइडली उसने क्या दे दिया, अपना कंसेंट दे दिया। सो एक्शन परफॉर्म्स एन एक्ट मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू रिस्टोर द पार्टीज टू देयर ओरिजिनल पोजीशन लाइक कंज्यूम्स और सेल्स द बेनिफिट्स। तो ये दो मोड्स यहाँ पर रहेंगे इलेक्शन के।
अब बात करते हैं कि अगर तो मान लो कि इसी बीच कि जब ये ट्रांसफ़र्स हो रही है, जब ये बात चल रही है, जब ये ट्रांसफ़र जो बीच वाला पर्सन है ट्रांसफ़र, ये बेसिकली अभी बात ही कर रहा है ऑनर से, ऑनर को मना रहा है अभी, और ये सारा प्रोसेस बेसिकली चल रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 इयर्स का भी टाइम पीरियड दिया गया है इम्प्लॉयड इलेक्शन के लिए। तो ये सब चीज़ें जब तक चल रही हैं, तो अगर मान लो कि इसी बीच अगर कोई लीगल डिसेबिलिटी अराइज़ हो जाती है, तो फिर उस केस के अंदर क्या होगा? सो देखो, अगर तो इफ़ द ओनर फेल्स टू इलेक्ट विदिन अ 1 ईयर, कि अगर मान लो कि वो 1 साल के अंदर-अंदर इलेक्ट नहीं कर पाता, मतलब डिसाइड ही नहीं कर पाता वो ओनर 1 साल के अंदर-अंदर कि मुझे प्रॉपर्टी में असेंट है या डिसेंट करना चाहता है प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को, तो इन दैट केस जो ट्रांसफ़र है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो 1 साल के बाद दोबारा से उसको रिमाइंड करवाए या फिर दोबारा से उसको बताए कि तुम्हारी ऐसा कोई ट्रांसफ़र चल रहा है। तो उसको एक फॉर्मली दोबारा से इन्फॉर्म करने की ड्यूटी किसकी बनती है? ट्रांसफ़र की बनती है। नाउ देयर इज़ द केस ऑफ सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन, कि बेसिकली जो ये मोड ऑफ इलेक्शन है, ये सस्पेंड कब हो जाएगा? सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उसमें उसमें से हमें डायरेक्टली निकाल नहीं सकते गवर्नमेंट जॉब से, हमें क्या कर देते हैं? सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए उस पर्सन को क्या कर देते हैं? डिले कर देते हैं, उसको अपनी ड्यूटी से ड्यूटी पर जॉइन करने से रोक देते हैं, ठीक है? बट उस ड्यूटी से निकालते नहीं हैं उसको परमानेंटली। तो यही चीज़ यहाँ पर है। सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन का मतलब क्या है कि जो उसके पास राइट है इलेक्ट करने का, ट्रू ऑनर के पास, उस राइट को थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? पोस्टपोन कर दिया जाता है बेसिकली। सो अगर तो मान लो वो किस केस के अंदर होगा कि अगर मान लो जो ऑनर है उसको कोई लीगल डिसेबिलिटी हो जाती है, माइनर अभी वो माइनर है मान लो, या फिर अगर वो इंसेन हो जाता है, तो इन दैट केस जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाता तब तक के लिए उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, या फिर जब तक के लिए कि उसका माइंड सेट ठीक नहीं हो जाता, ठीक है? अगर क्योरेबल इंसेनिटी है तो इन दैट केस तब तक के लिए उसको पोस्टपोन किया जा सकता है। But if still no response after the requisition, they are legally deemed to have confirmed the ट्रांसफर, कि अगर मान लो फिर भी वो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर अपना नहीं देते, रिक्वेजिशन नहीं देते, अपना असेंट या डिसेंट क्या भी है, जो भी उनका रिस्पॉन्स है, वो अगर नहीं दे पाते, जो हमें टाइम पीरियड पड़ा था ना पीछे 2 इयर्स के लिए, अगर वो कंटिन्यूसली यूज़ करें विदाउट एक्सप्रेसिंग देयर डिसेंट, तो इन दैट केस मान लिया जाएगा कि उन्होंने क्या दे दिया? अपना कंसेंट दे दिया, एक्सेप्ट कर दिया उन्होंने, तो इट विल बी डीम्ड टू हैव कन्फर्म द ट्रांसफ़र, अगर वो रीज़नेबल टाइम के अंदर-अंदर अपने जो भी उनका मतलब मन है, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते। सो दैट इज़ द थिंग। दिस इज़ अबाउट द टाइम फ्रेम एंड लीगल डिसेबिलिटीज़। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द रिपल इफेक्ट ऑफ डिसेंट, कि बेसिकली अगर मान लो कि कोई भी पर्सन, यहाँ तक तो भी हमने बात करा इलेक्शन का, कि अगर कोई पर्सन जो ट्रू ऑनर है वो अगर इलेक्ट कर देता है, अगर अपना कंसेंट बता देता है कि हाँ मैं रेडी हूँ ट्रांसफ़र करने के लिए, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ इस ट्रांसफ़र को, लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि वो डिसेंट कर देता है, अगर वो मना कर देता है इस ट्रांसफ़र के लिए, मतलब इस ट्रांसफ़र से वो अपना कहता है कि मैं बेनिफिट्स नहीं लेना चाहता, मैं अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास ही रखूंगा, ठीक है? तो इन दैट केस फिर क्या होगा? सो देखो, द ऑनर इलेक्ट्स अगेंस्ट द ट्रांसफर। स्टेप 1 इसमें क्या रहेगा कि पहले तो ऑनर ने क्या करा कि इलेक्शन के अगेंस्ट में इलेक्ट करा, ठीक है? जब उसके पास इलेक्शन का चॉइस आया इलेक्ट करने का, तो उसको ट्रांसफर के उसने अगेंस्ट चूज किया। सेकेंडली, ही फोरफिट द बेनिफिट दैट इज कॉन्फर्ड अपॉन हिम, कि जो भी उसको बेनिफिट्स मिल रहे थे उसने कंप्लीटली उन बेनिफिट्स को क्या कर दिया? फोरफिट कर दिया, रद्द कर दिया। देन द रिलिंक्विश्ड बेनिफिट्स रिवर्ट बैक टू द ट्रांसफर और हिज लीगल एयर्स, तो फिर वो बेनिफिट्स किसके पास चले जाएंगे वापस? ट्रांसफर के पास या फिर उसके लीगल एयर्स के पास चले जाएंगे वापस। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वाइल द टाइड बेनिफिट इज फोरफिटेड, द ओनर कैन स्टिल लीगली क्लेम अदर इंडिपेंडेंट बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अंडर द सेम इंस्ट्रूमेंट, कि अगर मान लो कि उसको उस प्रॉपर्टी में से, उस ट्रांसफर में से कोई और बेनिफिट्स होने थे दैट इज नॉट रिलेटेड टू द ट्रांसफर, तो उन बेनिफिट्स को तो वो क्लेम कर सकता है, बट उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डायरेक्ट बेनिफिट्स होने थे उसको उनको वो क्लेम नहीं कर सकता अगर वो डिसेंट करता है तो, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे चीज़ समझने वाली क्या है कि अगर ऑनर ने डिसेंट कर दिया, अपने चॉइस था बेसिकली उसको उसके पास, तो अगर वो चूज़ करता है डिसेंट करने का, तो इन दैट केस उसके पास बेनिफिट्स तो नहीं रहेंगे, प्रॉपर्टी उसी के पास ही रहेगी वापस, और फिर वो जो बेनिफिट्स थे वो किसके पास चले जाएंगे? ट्रांसफर के पास चले जाएंगे या फिर उसके लीगल ईयर्स के पास चले जाएंगे। यानी कि जहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, 10 लाख रुपीज़ की ओरिजिनल वैल्यू थी उस प्रॉपर्टी की और 15 लाख रुपीज़ में उसने मतलब सेल करने के लिए मनाया था, तो इन दैट केस वो जो बेनिफिट्स हैं 5 लाख रुपीज़ के, वो किसके पास वापस चले जाएंगे? ट्रांसफर के पास वापस चले जाएंगे। और अगर ट्रांसफरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो इन दैट केस वो 5 लाख रुपीज़ ट्रांसफर को वापस करने पड़ेंगे ट्रांसफरी के पास। और अगर वो ऐसा नहीं करता, मान लो कि ट्रांसफर की डेथ हो जाती है बीच में या फिर कुछ भी और रीज़न हो जाता है, तो इन दैट केस उसके लीगल एयर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे फिर उसके बेनिफिट्स को वापस करने के लिए। सो दिस इज द शील्डिंग द डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी, और यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ
पर ट्रांसफरी जो पर्सन है उसको शील्ड दिया गया है, उसको प्रोटेक्ट करा गया है कि बेसिकली उसने तो गुड फेथ के अंदर एक्ट करा, गुड फेथ के अंदर उसने उस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, पता उसको पता भी हो चाहे ना भी पता हो कि प्रॉपर्टी एक्चुअल में उसकी है कि नहीं है, दैट डजंट मैटर, बट कुछ ना कुछ बेनिफिट तो ट्रू ऑनर को हो रहा था, तो उसने तो गुड फेथ के अंदर एक्ट करा ट्रांसफरी ने, तो उसको ट्रांसफरी को यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा गया सेक्शन 35 के अंदर विथ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन फॉर द इंटेंडेड रेसिपिएंट बेस्ड अपॉन द ट्रांसफर टाइप। अब डिपेंड करता है कि किस तरीके की ट्रांसफर थी उसके ऊपर। अगर तो मान लो ट्रांसफर थी ग्रेट्यूशियस बिना किसी कंसिडरेशन के, देन द ट्रांसफर डाइज और बिकम लीगली इनकेपेबल ऑफ मेकिंग अ fresh transfer, then a transferee is entitled to the reasonable compensation from the transferor's estate. Then in that case, अगर मान लो कि उस प्रॉपर्टी में से मान लो कि उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा था, जो भी हमने एग्जांपल लिया था 15 लाख रुपीज़ का, तो अगर मान लो कि उसका कॉन्ट्रैक्ट वो जो ट्रू ऑनर है वो मना कर देता है उस प्रॉपर्टी को बेचने से, तो इन दैट केस और बीच में जो ये ट्रांसफर था उसकी डेथ हो जाती है या फिर लीगली इनकेपेबल हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, या फिर कोई ऐसी डिफॉर्मिटी उसको आ जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो इन दैट केस जो ट्रांसफरी है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हुआ था ये बिना किसी कंसिडरेशन के हुआ था, इनकी ग्रेट्यूशियसली हुआ था, इन दैट केस जो ट्रांसफरी है उसके पास राइट है कि वो उस पर्सन की, उस ट्रांसफर की एस्टेट में से, उस ट्रांसफर की जो जो भी एस्टेट है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, उसमें से कुछ रीजनेबल कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है, क्योंकि उसको कुछ उसके राइट्स वायलेट हुए हैं, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है उसके एस्टेट में से, बट उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता, पर्सनल रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता, क्योंकि यहाँ तो उस पर्सन की डेथ हो चुकी है, लीगली इनकेपेबल हो चुका है वो पर्सन, तो उसको पर्सनली लाइबल नहीं ठहरा सकता ट्रांसफर को, फिर ट्रांसफर को किस में से कॉम्पनसेशन मिलेगा, उसके स्टेट में से। देन अगर तो मान लो दूसरा कंडीशन हो सकता है कि अगर ट्रांसफर हुआ है कुछ कंसिडरेशन के बदले, थोड़े बहुत पैसे देकर, अगर मान लो उन्होंने ट्रांसफर करा था, जो भी उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उन्हें कुछ थोड़े बहुत पैसे देकर हुआ था, सो कंडीशन इज अ स्टैंडर्ड कमर्शियल ट्रांजेक्शन उनके बीच होना चाहिए, देन द ट्रांसफर इज एंटाइटल्ड टू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अटेम्प्टेड टू बी ट्रांसफर्ड, कि जितने भी वैल्यू के लिए उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने करा जा रहा था उतने ही एग्जैक्ट वैल्यू ट्रांसफर के पास ट्रांसफरी को देनी पड़ेगी। जो सेक्शन 35 के अंदर हम पढ़ रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, ये बेसिकली कहाँ से लिया गया है, इंग्लिश इक्विटेबल डॉक्ट्रिन से लिया गया। सो इंग्लिश लॉ के अंदर एक इक्विटेबल डॉक्ट्रिन है, वहाँ से इसका बेस है बेसिकली इस डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का, वो अडॉप्ट करा गया है। सो इन द केस ऑफ कूपर वर्सेस कूपर ये चीज़ हेल्ड करी गई थी, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, 1874 का ये केस है। सो इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट ही हु एक्सेप्ट्स अ बेनिफिट अंडर एन इंस्ट्रूमेंट मस्ट आल्सो अडॉप्ट द होल कंटेंट्स ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, कि अगर मान लो कि कोई भी पर्सन किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, सेम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई बेनिफिट्स ले रहा है, तो इन दैट केस उसके होल कंटेंट्स उसको कंज्यूम करने पड़ेंगे, मतलब उसके बेनिफिट्स के साथ साथ उसके बर्डन को भी लेना पड़ेगा, उसके लाइबिलिटीज को भी साथ में ही लेना पड़ेगा। दिस इज द इंग्लिश इक्विटेबल डॉक्ट्रिन, और इसी के ऊपर ही बेस्ड है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। सो इंडियन स्टेटस क्या है, इंडिया की जो ये डॉक्ट्रिन है सेक्शन 35 के अंदर, ये ज़्यादा प्रिसाइज है और हाईली कोडिफाइड है, क्योंकि हमने देखा ना इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसके अंदर, तो ये हाईली कोडिफाइड भी है। सो इट इस्टेब्लिश्ड इन एज एस्टैब्लिश्ड इन रंगास्वामी ग्राउंडर, सो रंगास्वामी ग्राउंडर भी एक केस है, उसके अंदर ये चीज़ मेंशन करी कि एक्सप्लिसिटली अप्लाइज टू ऑल द प्रॉपर्टीज। उस केस के अंदर उन्होंने बोला कि ये जो कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, ये हर टाइप की प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई होगा, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सबके ऊपर ये इक्वली अप्लाई होगा। तो इसी के साथ हम थोड़े से इसके केस लॉज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने इसमें पढ़े। तो पहला केस इसमें आता है विलियम्मा वर्सेस नागप्पा का केस, जिसके अंदर हमने पढ़ा था दैट द बेनिफिट्स मस्ट बी डायरेक्ट टू द ट्रू ऑनर टू रेज एन इलेक्शन, कि जब भी हम यहाँ पर बेनिफिट्स की बात करें वो बेनिफिट्स कैसे होने चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट्स होने चाहिए, ना कि इनडायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं होने चाहिए, जिसके लिए वो कोपार्टनर वाला हमने केस पढ़ा था ना, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, बेनिफिट्स कैसे होने चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट्स होने चाहिए। सेकंड केस हमने पढ़ा था मोहम्मद अफजल वर्सेस गुलाम कासिम का केस, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि सेम ट्रांजेक्शन के ही बेसिक थ्रू ही बेनिफिट्स और ट्रांसफर जो है वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बेनिफिट्स किसी और ट्रांजैक्शन से आ रहे हैं और जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी की वो डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम ट्रांजैक्शन से ही ट्रांसफर होना चाहिए, उसी के थ्रू ही बेनिफिट्स होने चाहिए। देन अनदर केस इज कूपर वर्सेस कूपर, जो कि हमने पढ़ा कि ये एक इंग्लिश जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, ये इंग्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटेबल ओरिजिन के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, फिर फोर्थ केस इज रंगा स्वामी ग्राउंडर वर्सेस नचियप्पा ग्राउंडर। सो इस केस के अंदर बेसिकली उन्होंने बोला कि ये जो लॉ है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, ये हर टाइप के प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई होता है, हर टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, चाहे वो गिफ्ट डीड है, चाहे वो मॉर्गेज है, चाहे प्लेज है, कुछ भी है, सबके ऊपर ये चीज़ अप्लाई होगा। सो विद दिस हम आ चुके हैं इसके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो इसका एक कंक्लूजन देख लेते हैं जो हमने पढ़ा। द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इंश्योर्स दैट वन कैन नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ अ ट्रांसफर दैट दिस साइमल्टेनियसली डिसोन by compelling a person to choose between inconsistent rights, section 35,
acts as an ultimate safeguard against the unjust enrichment, maintaining the moral consistency and absolute balance in the property dealing. किसी भी तरीके की किसी भी पर्सन के राइट्स हार्म ना हो सके, जो भी पर्सन गुड फेथ में एक्ट कर रहा है उसके साथ इनजस्टिस ना हो सके, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये डॉक्ट्रिन बनाया गया सेक्शन 35 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो कि यहाँ तक आया तो अच्छा लगा ही होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इन दैट केस प्लीज हिट द लाइक बटन, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।